मध्य का जो होता है, मध्य का श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा, ठीक है। श्रेणी को हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उसको पहले हम व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। फिर उसकी हम संचयी आवृत्ति बनाते हैं और फिर उसमें हम मध्यिका का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो वो मध्यिका का मूल्य जो होता है वह श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसी तरह से श्रेणी को और भी अन्य जो ऐसे मूल्य हैं जो कि श्रेणी को अलग अलग भागों में विभाजित करता है। जिस तरह से मध्यिका दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसी तरह से और भी अन्य माप हैं जो कि श्रेणी को कई भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चतुर्थक की, क्वार्टाइल्स की बात करेंगे, ठीक है। ये क्वार्टाइल्स जो है श्रेणी को चार भागों में, चार बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी हो या फिर खंडी श्रेणी हो, ठीक है, ये दो तरह की अगर श्रेणी हो तो वहां पर हमको चतुर्थक जब हम निकालेंगे, Q1 हम अगर निकालेंगे तो वहां पर Q1 का फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाय 4 द आइटम, और Q3 निकालेंगे तो 3 ब्रैकेट में होगा n+1 डिवाइडेड बाय 4 द आइटम। इस तरह से ये क्वार्टाइल्स जो है, ये दो होते तो एक्चुअली क्वार्टाइल्स तीन है, Q1, Q2 और Q3, लेकिन Q2 जो है मीडियन के इक्वल होता है, इसलिए Q2 को कैलकुलेट नहीं किया जाता। कैलकुलेट सिर्फ किया जाता है Q1 और Q3, ठीक है। तो ये दो Q1 और Q3 है, इससे हम व्यक्तिगत श्रेणी और खंडी श्रेणी, इन दोनों श्रेणियों में हम Q1 और Q3 की गणना कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमको Q1 और Q3 का पद मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगी। फिर उसके सामने हम श्रेणी का उसका मूल्य देखेंगे तो वहां पर हमको Q1 या Q3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अभी आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको बताएंगे। अब यदि सीरीज आपकी व्यक्तिगत श्रेणी और खंडी श्रेणी ना होकर सतत श्रेणी हो, कौन सी हो, सतत श्रेणी हो, कंटिन्यूअस सीरीज हो, तो वहां पर आपको पद निकालने के लिए Q1 यानी पहला जो प्रथम चतुर्थक है उसका पद निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना होगा n डिवाइडेड बाय 4 द आइटम। Q3 निकालने के लिए 3 ब्रैकेट में n डिवाइडेड बाय 4 द आइटम, ये यूज करना होगा। और इसके बाद आपका Q1 Q3 ये आपकी पोजीशन निकल जाएगा। पोजीशन से आप फिर उसका आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 आप जब निकालेंगे Q1 की ये पोजीशन निकलेगी इससे, और इसके बाद में Q1 का फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट में Q1 माइनस C। यहां पर L1 जो है ये उस ग्रुप की यानी सीरीज का जो ग्रुप होगा, जो कि चतुर्थक फर्स्ट वाला चतुर्थक होगा, उसका जो ग्रुप आएगा उस ग्रुप की ये लोअर लिमिट है L1, और L2 जो है अपर लिमिट है, और उस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वह F होगी, ठीक है। और यहाँ पर Q1 जो होगा इसका जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वह ये Q1 की वैल्यू होगी। और इसी तरह से C जो होगी, जो हम ग्रुप निकालेंगे Q1 यानी पहला चतुर्थक का जो वर्ग होगा, उस वर्ग के ऊपर वाली जो आवृत्ति होगी वह कहलाएगी C, ठीक है। इस तरह से आप चतुर्थक को समझ गए कि चतुर्थक दो होते हैं, होते तो एक्चुअल तीन हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये कितने होते हैं, दो ही होते हैं, Q1 और Q3। अब बात करते हैं दशमक की, डेसिल्स की बात करते हैं। ये डेसिल्स जो होता है ये श्रेणी को 10 बराबर भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में, 10 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब हमें डेसिल अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी और खंडी श्रेणी में अगर हम निकालते हैं, मान लीजिए कि हमें डेसिल फर्स्ट निकालना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 10। डिवाइडेड बाय 10 इसलिए हम कर रहे हैं यहां पर क्योंकि डेसिल से दशमक है, ये श्रेणी को 10 भागों में विभाजित कर रहा है, इसलिए 10 का भाग दे रहा है।
ठीक है। अब यदि हमको डेसिल्स 9 की पोजीशन निकालनी हो तो क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूला में यानी n+1 डिवाइडेड बाय 10, इस फॉर्मूला में हम 9 को इंटू कर देंगे, 9 का गुणा इसमें कर देंगे, तो हमें जो आइटम मिलेगा, जो पोजीशन मिलेगी, वो हमको डेसिल्स 9 की पोजीशन मिलेगी। ठीक है। लेकिन अगर श्रेणी मान लीजिए कि सतत श्रेणी हो तो फिर हमको क्या यूज करना पड़ेगा, d1 निकालने के लिए n डिवाइडेड बाय 10 द आइटम, ये यूज करना पड़ेगा। और 10 डेसिल 9 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n डिवाइडेड बाय 10, इसका हमको गुणा करना पड़ेगा 9 का। तो ये हमें सतत श्रेणी में d1 और d9 की पोजीशन मिलेगी। ठीक है। उसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे d1 निकालने के लिए, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय f, ब्रैकेट में d1 माइनस c। यहां पर d1 की वैल्यू क्या होगी, ये जो हम इस फॉर्मूला से, ये वाले फॉर्मूला से जो d1 की वैल्यू निकालेंगे वह यहां पर पुटअप करेंगे, और d1 की जो ग्रुप होगा, उस ग्रुप की जो आवृत्ति होगी, उस आवृत्ति की ऊपर वाली जो आवृत्ति होगी, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी, वह कहलाएगी c। ठीक है। इसी तरह से हम d9 कैलकुलेट करेंगे। d9 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, L1 प्लस L2 माइनस L1 माइनस f, ब्रैकेट में d9 माइनस c। ठीक है। ये दशमलव के बारे में समझ गए आप, डेसिल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं शतमक। शतमक जो है श्रेणी को 100 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में, 100 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो दशमलव निकालने के लिए अगर हम पहला वाला दशमलव अगर हमको निकालना हो, परसेंटाइल फर्स्ट निकालना हो, ये चूंकि 1 से 99 तक होते हैं परसेंटाइल, ठीक है, 1 से 99 तक होते हैं। अगर हमको परसेंटाइल फर्स्ट निकालना है तो व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में हमको क्या यूज करना होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 100 द आइटम। और अगर हमको 99 परसेंटाइल निकालना हो तो p99 इक्वल टू क्या करना होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 100 में 99 का इंटू करना होगा, तो हमको p1 और p99 की पोजीशन मिल जाएगी दोनों। ठीक है। अब अगर सीरीज हो, कंटिन्यूस सीरीज हो, तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। p1 निकालने के लिए n डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। ठीक है। ये जो आइटम आएगा वह है p1 की वैल्यू होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर हमको 99 परसेंटाइल की पोजीशन कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे, n डिवाइडेड बाय 100, इसमें हम गुणा करेंगे कितने का, 99 का। जो हमको आइटम मिलेगा वह होगा क्या, 99 परसेंटाइल की पोजीशन होगी। ठीक है। अब इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, p1 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय f p1 माइनस c। यहाँ पर p1 क्या होगा, इस फॉर्मूला से हम जो पोजीशन निकालेंगे p1 की, वह ये p1 की वैल्यू होगी, और c क्या होगी कि p1 का जो ग्रुप आएगा, उस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी क्या, c। इसी तरह से p99 कैलकुलेट करने के लिए p99 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय f, ब्रैकेट में p99 माइनस c। यहां पर p99 की वैल्यू कौन सी होगी, इस फॉर्मूला से हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसको हम यहां पर पुट अप करेंगे। ठीक है। तो इस पूरे टेबल में आप मध्यिका के अलावा जो और भी मूल्य हैं, क्वार्टाइल्स, डेसिल्स और परसेंटाइल्स, जो कि श्रेणी को और भी अन्य भागों में विभाजित करते हैं, उसके बारे में यहां पर आप लोगों ने समझा। मध्यिका के अलावा ये भी मूल्य हैं जो श्रेणी को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। इसके अलावा भी पंचमक और अष्टमक भी होता है। पंचमक श्रेणी को 5 भागों में, अष्टमक श्रेणी को 8 भागों में विभाजित करता है। लेकिन पंचमक और अष्टमक जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ज्यादा इनका यूज नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोगों को आपको इस टेबल में नहीं बताया।
ठीक है। ज्यादातर जो प्रयोग होता है वह चतुर्थक का होता है, दशमक का होता है और शतमक का होता है। तो इन्हीं को अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली सीखेंगे कि क्वांटाइज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेसिमल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और परसेंटाइल्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हमें सवाल दिया हुआ है Q1 यानी क्वार्टाइल फर्स्ट और Q3 यानी क्वार्टाइल थर्ड की गणना कीजिए। ये हमको सवाल दिया हुआ है Q1 और Q3 की गणना करना है, ठीक है। और हमको सवाल दिया हुआ है, प्राप्तांक दिए हुए हैं और उन प्राप्तांकों की आवृत्ति दी हुई है। ये हमको सवाल दिया है, ध्यान से समझिए। प्राप्तांक दिया हुआ है सवाल में और आवृत्ति दी हुई है, और इसके माध्यम से हमको Q1 और Q3 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आवृत्ति दी हुई है, हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इस फ्रीक्वेंसी का हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, CF बनाएंगे, संचयी आवृत्ति बनाएंगे। संचयी आवृत्ति कैसे बनाएंगे, ये 4 का 4 हो जाएगा। 4 प्लस 8 इक्वल टू 12, 12 प्लस 10 इक्वल टू 22, 22 प्लस 22 इक्वल टू 44, 44 प्लस 18 इक्वल टू 62, 62 प्लस 15 इक्वल टू 77, 77 प्लस 9 इक्वल टू 86, 86 प्लस 6 इक्वल टू 92, 92 प्लस 3 इक्वल टू 95। अब हम ये फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो ये 95 आएगा, और यही आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है लास्ट वाली संचयी आवृत्ति, ये दोनों इक्वल आपकी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनाया है, ठीक है। अगर ये फ्रीक्वेंसी का टोटल और लास्ट वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये दोनों इक्वल आते हैं, यहाँ पर सवाल में दोनों 95 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने संचयी आवृत्ति सही बनाया है, ठीक है। अब हमें सवाल में दिया हुआ है Q1 निकालना और Q3 निकालना है। तो पहले हम Q1 कैलकुलेट करते हैं। चूंकि हमें जिस तरह से मध्य का हम जब कैलकुलेट करते थे तो हम सीरीज को, डाटा सीरीज को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम उसको व्यवस्थित करते थे। तो इसी तरह से अगर हमें क्वार्टाइल भी निकालना है तो हम क्वार्टाइल निकालने के लिए भी सीरीज को हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा, यानी घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में उसको व्यवस्थित करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्राप्तांक जो है ऑलरेडी व्यवस्थित है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, इसलिए हमको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे Q1 को कैलकुलेट करेंगे। Q1 इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th द आइटम। इस फॉर्मूला से हम Q1 की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू यहाँ पर 95 है, 95 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 द आइटम। 95 प्लस 1 इक्वल टू होगा 96 डिवाइडेड बाय 4, ये करेंगे तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 24 द आइटम। इस 24 को हम इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 24 कहां पर शामिल है। तो 24 देखिए, ये 24 इस 44 में शामिल है। 44 के सामने हम देखेंगे ये जो प्राप्तांक है, श्रेणी के जो मूल्य है, उस मूल्य में हम ये 44 के सामने देखेंगे तो हमें मूल्य मिलेगा 12। ये जो 12 है, ये 12 Q1 कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो प्रथम चतुर्थक होगा, फर्स्ट वाला क्वार्टाइल होगा, ये कितना होगा 12। इसी तरह से हम थर्ड वाला क्वार्टाइल को कैलकुलेट करेंगे। थर्ड वाला क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 द आइटम। n का मतलब है यहाँ पर कितना 95, n की वैल्यू 95 पुट अप करेंगे। 95 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 3 से इंटू कर देंगे, द आइटम हो जाएगा ये 95 प्लस 1 इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 24 हो जाएगा। 96 को 4 से डिवाइड करेंगे, किया जाएगा 24 द आइटम। 3 इंटू 24 करेंगे तो ये Q3 की वैल्यू हमको मिलेगी 72। ये 72 जो है Q3 की पोजीशन है,
ठीक है, उसके पद को वो है बतलाता है। तो Q3 को इसकी जो कि वैल्यू आई है हमारी 72, इस 72 को हम इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करेंगे, यहां पर देखेंगे तो ये 72 जो है 77 में शामिल है। इस 77 के सामने हम देखेंगे कौन सा मूल्य है, 16 है। ये 16 जो होगा ये Q3 की वैल्यू होगी, अर्थात जो तृतीयक चतुर्थक होगा Q3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 16 होगी, 16 इसका मूल्य होगा। तो इस तरह से इस सवाल में हमने Q1 और Q3 ये दोनों कैलकुलेट किया। D1 दिस इज फर्स्ट और दिस इज 9, यानी D1 और D9 कैलकुलेट करने को कहा गया है। और सवाल हमको दिया हुआ है कि प्राप्तांक दिए हुए हैं और उन प्राप्तांकों की आवृत्ति हमको दी हुई है। तो सबसे पहले हम बेसिस निकालने के लिए, दशमलव निकालने के लिए सीरीज को, डाटा सीरीज को हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज करते हैं। क्योंकि ये डाटा सीरीज जो है बढ़ते क्रम में ऑलरेडी अरेंज है, इसलिए हमको बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अरेंज नहीं होती तब हम इस डाटा सीरीज को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज करते हैं। लेकिन ये डाटा सीरीज अरेंज है तो हमें इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अरेंज नहीं करना हमको। ये डाटा सीरीज अरेंज है और इसकी आवृत्ति दी हुई है। तो आवृत्ति से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, संचयी आवृत्ति बनाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, 4 का 4 हो जाएगा, 4 प्लस 8 इक्वल टू 12, 12 प्लस 10 इक्वल टू 22, 22 प्लस 22 इक्वल टू 44, 44 प्लस 18 इक्वल टू 62, 62 प्लस 15 इक्वल टू 77, 77 प्लस 9 इक्वल टू 86, 86 प्लस 6 इक्वल टू 92, 92 प्लस 3 इक्वल टू 95। इस तरह से हम ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। अब लास्ट वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये इस पूरी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है 95, इसके दोनों के ये इक्वल है, यानी फ्रीक्वेंसी का इक्वल, फ्रीक्वेंसी का टोटल और कम्युलेटिव जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों ही इस सवाल में इक्वल है, 95 है। अब हमें सवाल में कहा गया है D1 और D9 निकालने के लिए। तो डेसिल 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसका पद निकालेंगे और फिर उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो पद निकालने के लिए फॉर्मूला होगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 10 द आइटम। n की वैल्यू 95 है, ये 95 n की वैल्यू हमने पुटअप किया, 95 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 द आइटम। 95 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू हो जाएगा 9.6 द आइटम। अब D1 की जो हमको पोजीशन मिली है, D1 की, ये D1 यानी डेसिमल 1 की जो पोजीशन को मिली है 9.6। अब इस 9.6 को हम इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। तो 9.6 जो है 12 में शामिल है। इस 12 के सामने वाला जो वैल्यू है कौन सा, 8, ये 8 होगा D1, यानी D1 की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, इसलिए हमने लिखा है। अतः D1 का जो मूल्य होगा वह कितना होगा, 8 होगा। इस तरह से हम D1 कैलकुलेट करेंगे। अब हम D9 कैलकुलेट करते हैं। तो D9 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 और इसका इंटू करेंगे हम 9 से द आइटम। 9 का 9 हो जाएगा, n की वैल्यू 95, 95 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 द आइटम। 9 इंटू हम करेंगे 95 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू होता है 9.6। अभी हमने ऊपर इसको निकाल चुका है, तो ये 9.6 हो जाएगा। 9.6 इंटू 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 86.4 द आइटम। अब 86.4 को हम इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो ये यहाँ पे भी शामिल नहीं होगा, ये शामिल होगा 92 में। 92 के सामने वाला जो मूल्य है 20, ये 20 जो है ये D9 कहलाएगा, डेसिस 9 होगा।
ठीक है, तो D9 की वैल्यू कितनी होगी, D9 का मूल्य होगा 20। इस तरह से इस सवाल में आपने D1 और D9 को कैलकुलेट करना सीखा।